हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रेनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि नोटबुक इवैल्यूएशन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये क्लास 8 का ये चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये इसकी मेरे ख्याल से 4th वीडियो होगी। तो अब वैसे तो एक वीडियो और बनेगी, लेकिन कोई नहीं, आज इसी वीडियो में मैं इसको थोड़ा लेंथी करके इस चैप्टर को कंप्लीट कराना चाहूँगा। बीच बीच में कुछ थोड़ी सी लाइनें मैं आपको छोड़ दूँगा, तो आप खुद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज ये नहीं है ना। देखिए, यहाँ लिखा है आपका सम स्कूल चिल्ड्रंस, ये साइड में पैराग्राफ पढ़ेंगे आप पूरा। सम स्कूल चिल्ड्रंस वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन ए हैंडीक्राफ्ट्स। The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." यानी एग्जीबिशन हो रही है, बच्चे अलग अलग मतलब सामान उठा रहे हैं। देखो, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलग अलग कंट्री के एक कंट्री के अलग अलग हिस्सों से आए हैं बच्चे, और अपने अपना जैसा सामान वहाँ पे बनता है वो लेकर आए हैं ना। तो एक लड़की ने एक बैग उठाया। यस, इट इज़ द मेड फ्रॉम जूट। वो पूछ रही है, दिस इज़ ब्यूटीफुल हैंड बैग। तो उसके टीचर कह रहे हैं, यस इट इज़ अ मेड फ्रॉम जूट। द टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। तुम क्या वो देख रहे हो, क्या नाम, मतलब टोकरी बनी है, लैम्प शेड बना है, चेयर्स बनी है। दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज। ये सब केन यानी बम्बू, बांस से बने हैं, है ना। और दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन इन ऑफ इंडिया। यानी हमारे जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, जिसमें आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्बू होता है। तो बैम्बू ग्रोज इन अ प्लेंटी, बहुत अधिकतम मात्रा में, है ना। तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों की, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। एक जस्सी नाम का लड़का है, वो सिल्क स्कार्फ उठा लेता है ना। वो से पूछ रहा है, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। टीचर बताते हैं उसके बारे में, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क बॉम्ब्स दैट आर वेयर्ड ऑन मलबेरी ट्री। देखो, ये वाला जो कह रहे हैं कि ये सिल्क बॉम्ब से बना है, ये सहतूत के पेड़ पर उगाया जाता है, कीड़ा ये वाला, है ना। तो इस कीड़े से ये सिल्क पैदा होता है ना। और उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। यानी ये जो बन है, बन से हमें बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर। जहाँ ये तीनों जोन मिल जाएँ तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे इस टर्म को। तो इसको बायोस्फीयर, और इस बायोस्फीयर में जब लिविंग बीइंग, कोई भी प्राणी, जीवित प्राणी, और इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने जीवन के लिए, फॉर सर्वाइवल दिस लाइफ सपोर्टिंग, उस उनके जीवन के सपोर्ट करने वाले सिस्टम को फिर हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, ये 2 टर्म आपको जरूर पढ़नी है ना, ध्यान से। तो मैं बताऊँ आपसे, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर। लिथोस्फीयर ये पहले भी बता चुका हूँ मैं अपनी वीडियोज़ में। तो ज़मीन, जितना भी ज़मीन का पार्ट है हमारी अर्थ पे, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जितना हाइड्रोस्फीयर यानी पानी का पार्ट है, वो उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर यानी हवा का हिस्सा। तो ये तीनों ज़रूरी हैं, जीने के लिए भी ज़रूरी हैं, है ना। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ना, जब कोई जीवित प्राणी अपने बाहर के, है ना, बायोस्फीयर से अपने आप को इंटरलिंक कर लेता है और उसी में अपने जीवन को ढाल लेता है। जैसे मैं आपसे बताऊँ, डेजर्ट है ना। तो डेजर्ट में आपने देखा होगा कि जो ऊँट है वो ठंडी जगह में नहीं रह सकता और गर्मी में आराम से रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर की बनावट नेचुरली इसी तरीके की बन गई है ना, कि वो गर्मी में रह सकता है। उसके पैडेड फीट हैं, ठीक, उसकी बॉडी पे फर नहीं है, तो जिससे कि उसे गर्मी नहीं लगती। और उसकी पीठ पे हम्प निकला होता है जिसमें वो अपना खाना स्टोर कर लेता है। तो इस तरीके से, जैसे, और फिर जाड़ों में रहने वाले जैसे पोलर बियर है, वो अपने आप को उसी तरीके ढाल लेता है ना। ठंड में रहने वाले बर्फ़ में, पोलर बियर हो गया आपका, और आप पेंगुइन्स वगैरह हो गए, है ना। तो इस तरीके से इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प इन स्टोरेज। ये सब दिया हुआ है कि आपको कैसे, मतलब इनको जो है कंजर्व करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हैं। वाटर गिव्स अस, अंडरग्राउंड वाटर गिव्स अस फ्रूट्स, नट, लेटेक्स, ये सब चीज़ें कि हमें यहाँ, ये आप खुद पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, इसकी क्या हमें देते हैं, है ना। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, बहुत कुछ देते हैं।
अब मैं इसको पढ़ूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा ना, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये साइड में देखा, ये देख लीजिए क्या लिखा है, ठीक। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलर ऑफ शॉर्टली आफ्टर स्केवेंजिंग लाइव स्टॉक treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin, ibuprofen. Efforts are on the ban to drug for livestock use and breed vulture in captivity. मतलब आज से 25 साल पहले, जब तो आप होंगे भी नहीं, 8th क्लास की बात चल रही है, तो तब आप नहीं होंगे और हम भी छोटे थे, है ना। तो हमने तो देखे हैं ये ना। नाउ आई एम 33, तो मैंने तो इस समय देखे हैं ये प्राणी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहोगे देख लीजिए कितना अजीब सा है ना। खोपड़ी इसकी गंजी सी होती है, ये इतना पार्ट, और पीछे को बाल होते थे, ये गर्दन काफ़ी ऊंची थी, और ये चील जैसा होता था, है ना, बिल्कुल लुक्स लाइक अ चील, यानी काइट, ठीक। तो अब ये 25 साल से 20 से 25 साल पहले ये बिल्कुल इंडिया से तो गायब ही हो गया। मैं आपसे बताऊँ, इंडिया में तो बिल्कुल गायब हो गया, है ना। और ये क्या था, ये था वल्चर कहते हैं इसको, गिद्ध कहते हैं, है ना। और ये मरे मरे हुए पशुओं को खाता था। जैसे कि कहीं पे पशु मरा हुआ पशु होता था, डेड बॉडी कहीं भी, उन पे बैठ के स्कैवेंजिंग करता था, मतलब साफ सफाई, यानी इसको नेचुरल स्कैवेंजर का नाम दिया गया है। और अचानक ये गायब होते चले गए। हम भी छोटे थे बचपन में, तो हम कहते थे कि अमेरिका ले गया इनको, है ना। कोई कहता था चीन ले गया और उसने इनके रोबोट बना दिए, है ना। तो लेकिन ये सब फालतू की बातें थी। यहाँ पे रियलिटी लिखी हुई है। वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलर, यानी इसकी किडनी फेल हो जाती थी, ये किडनी ख़राब हो जाती थी गिद्ध की। और कैसे हो जाती थी, ये जिन जानवरों को खाता था या जिन डेड बॉडीज़ को खाता था, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो ये दिया गया है विद डिक्लोफिनेक, ये पेन किलर थी। तो इस वजह से, मतलब ये दवाइयों के द्वारा जो खाए हुए, दवाई से द्वारा मरे हुए जो इंसान होते थे, है ना, पेन किलर वगैरह से, तो ये उसको खाते थे, तो ये मरते चले गए, ठीक है। चलिए, ये सब आगे यहाँ पे यूज़ हैं इनके, कि हमारे देखो क्या क्या मिलता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल वर्ल्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, है ना, वूल, बहुत कुछ। इंसेक्ट लाइक वीज प्रोवाइड हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं और पक्षियों से मिलती हैं, पशु पक्षियों से। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, act as a decomposer as well. Vulture due to its ability to feed and dead livestock, स्कैवेंजर का काम करता है ये, है ना। एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींसर, है ना, क्लींसर ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, क्लींसर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो एनिमल बिग और स्मॉल, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सब हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम का बैलेंस बनाकर रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड, हाँ देखिए, अब प्राकृतिक वनस्पति का देखिए बंटवारा देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये तो सबसे मेन चीज़ है कि वर्षा पे और तापमान पे निर्भर करती है वनस्पति, है ना। देखिए, अगर बारिश बिल्कुल ना होगी तो क्या होगा, डेजर्ट होगा, जैसे राजस्थान में, है ना। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड में जा ही क्यों रहे हैं अभी, क्योंकि एक्चुअली आपका लेवल अभी इतना वो नहीं है कि आप वर्ल्ड में जाएं। मैं तो मानूंगा कि आप, बड़ी अच्छी बात होगी, अपने घर में मैप लगाइए, वर्ल्ड मैप लगाइए, है ना, और इंडिया का मैप भी लगाइए। तो इंडिया से बात करते हैं कि थार डेजर्ट क्यों है ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल लेस देन 20 होती है, ठीक, सेमी पर ईयर। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा मॉइस्चर। टेम्परेचर की बात करें जब, और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ना, तो जहाँ टेम्परेचर कम होता है ना, तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ ठंडा इलाका होगा, बर्फ़ भी पड़ेगी। और यदि वहाँ पे बारिश ना होगी तो क्या होगा, डेजर्ट वहाँ भी बन जाएगा, वेजिटेशन वहाँ बिल्कुल नहीं होगी। देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लद्दाख, है ना, टेम्परेचर डाउन है बट बारिश नहीं होती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज द फॉरेस्ट। देखिए, तो कैसे कैसे वेजिटेशन है, वन है, ग्रास लैंड है, स्क्रब्स है, टुंड्रा रीजन है ना। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, तो जहाँ बहुत बारिश होती है तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, लगभग कितने बड़े बड़े, तो 60 मीटर तक, 10-10 मंजिल ऊंचाई तक के पेड़ हो जाते हैं। उसके बाद द फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ द ट्री, जैसे जैसे बारिश
या मॉइस्चर नमी की मात्रा घटती रहती है तो पेड़ों का साइज भी छोटा होता रहता है ना। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रो, तो वहाँ पे छोटे पेड़ झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आप डेजर्ट में ले लीजिए। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में होता है थॉर्नी बुशेस, है ना, कटीले झाड़ी, और कुछ नहीं होता, कीकर बबूल, है ना, यही होता है। और उसके बाद ये ग्रास, जहाँ हल्की नमी होती है तो बस ग्रासलैंड हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत बड़ा ग्रासलैंड, ऑस्ट्रेलिया में moderate rainfall forming the grassland of the world, thorny shrubs and scrubs grow in the dry area, low rainfall, जैसे प्लांट हैव डीप रूट्स, है ना, मैंने बताया आपको अभी। तो जहाँ डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत नीचे तक होती हैं, जिससे कि वो ज़मीन के अंदर से नमी लेते हैं ना। और उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, वॉक्सी लिप्स होती हैं, छोटी पत्तियाँ होती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन अलग टाइप की होती है, जैसे कि ठंडी जगह की, है ना। तो पोलर बियर रहता है इसमें, पोलर रीजन कहते हैं इनको, वहाँ पे पोलर बियर वगैरह भी रहते हैं। पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स, और जहाँ पोल्स पे तो बहुत ही, जहाँ अंटार्कटिका या आर्कटिका तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से वेजिटेशन हो पाती है ना। बर्फ़ इतनी पड़ती है माइनस के 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कहाँ वेजिटेशन हो जाएगी। तो लिचन्स एंड मॉसेस वगैरह होती हैं, मतलब, है ना। तो छोटे मोटे बहुत ही फ्लोरिंग प्लांट अगर हो गए तो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। अभी हमारे वर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं, लगभग हमसे 200 साल पीछे हैं आपसे, है ना, जैसे जंगल के आदिवासी वगैरह। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, है ना। तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो काटते हैं, पेड़ों को काट के और फसल उगाते हैं, जिसको स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर कहते हैं ना। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वनिशिंग रैपिडली, तो उसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, है ना। जैसे इंडिया में, हमारे इंडिया में ये नॉर्दर्न रीजन में होती है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है झूमिंग कल्टीवेशन, यानी पेड़ों को काटते हैं, उसके बाद उसको फिर जला के वहीं पे ही और खेती कर लेते हैं, फिर वहाँ से हट के फिर दूसरे जगह चले आते हैं। तो अब इस तरह से जंगल ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो देयर इज़ ए अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। बहुत ज़रूरी है, इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, मैं यहाँ इसमें ज़्यादा तो कुछ बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ सीधी डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि आपको पेड़ नहीं काटने हैं। जीवन में अगर एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, एफॉरेस्टेशन ही करना है, ठीक। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटान भी होगा, है ना, सुनामी भी आएंगी, लैंडस्लाइड भी होगी, जंगलों में आग भी लगेगी, सारी चीज़ें। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग। देखो, शिकार तो करना ही नहीं है, विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज। अब तो पेड़ों की बात चल रही थी, आई थिंक यहाँ पे एकदम से कहाँ आ गए, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे। हमें बिल्कुल भी शिकार नहीं करना चाहिए, है ना। हंटिंग, पोचिंग सब वैन द एनिमल्स आर पोज्ड आर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स। स्किन किसके लिए करते हैं आप शिकार? खाल के लिए, नाखूनों के लिए, दांतों के लिए, सींगों के लिए, उनके पंखों के लिए। उन सम ऑफ द एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रिनोसेरस और क्या, स्नो लिपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ये सब बचाए जा सकते हैं अगर आप जागरूकता फैलाएं। ये सब मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये टाइगर है ना, अब यहाँ पर आइए, टाइगर, ये टाइगर है ना, इसकी खाल, ठीक, इसकी खाल पे आपने देखा होगा स्ट्रिप मिलेंगे आपको ऐसे, ठीक। स्ट्रिप बहुत अच्छी लगती हैं, ब्लैक स्ट्रिप होती हैं, येलो कलर होता है। तो टाइगर बहुत महंगा, इसकी खाल 5 से 6 लाख तक की बिक जाती है। देखिए, मैंने भी पढ़ा है, मुझे पता नहीं, कभी आप सोचें, है ना। तो मैं तो पैसे भी प्योर वेज हूँ, और बहुत से लोग इनको मांस के लिए भी मार देते हैं। इनका टाइगर की तो मूंछ के बाल भी बिकते हैं, ठीक, नाखून भी बिकते हैं। अच्छा, एलिफेंट के दांत, है ना, डियर मार लेते हैं। अच्छा, ब्लैक बक, ये पता नहीं क्या है ब्लैक बक, हाँ, ये भी एक तरह का वो है, एनिमल है कोई। क्रोकोडाइल, ये भी क्रोकोडाइल किस लिए मारते हैं?
खाल के लिए मारते हैं इसको भी। और क्रोकोडाइल मैं बताऊँ आपसे कौन सा देखा था मैंने, आई थिंक यूट्यूब पे मैंने एक चैनल पे देखा था, ये ताइवान वगैरह है ना, ताइवान चाइनीज़ ये सब क्रोकोडाइल खाया जाता है यहाँ पे। थाईलैंड क्रोकोडाइल होटल में मिलता आपको खाने के लिए। रीनोसेरस और ये सब चीज़ें मारी जाती हैं ना। देख लीजिए साइड में देखते हैं हम, ये डिफॉरेस्टेशन का एक थोड़ा सा पिक है, ये देख लीजिए। अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा काम, है ना। लॉस ऑफ रेनफॉल इन ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी, लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ये सुनामी के बाद का है ना। डिफॉरेस्टेशन भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो जाता है। तो ये सुनामी के बाद का है, देख लीजिए लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट, है ना। एक बहुत भयंकर सुनामी आई और ये वन कैसे हो गए। उसके बाद चलते हैं आगे, ये है ब्लैक बग, देख लीजिए साइड में एक पिक दी हुई है ना, ये हिरन टाइप का होता है, काला रंग का हिरन, काला हिरन। सलमान खान ने मारा था ना ये, तो देखो उसको आज तक जेल भी नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसा है हमारा देश। तो यहाँ तो कानून तो कुछ है ही नहीं, और कुछ कानून को मानने वाले भी लोग बेकार हैं, कानून भी बेकार है, कानून को मानने वाले लोग भी बेकार हैं, ठीक है। देख लीजिए यही है काला हिरन, जो आपने बहुत सुना होगा कि सलमान खान पे केस चल रहा था, वो आज तक केस ही चलता रहता है ना। उसको साथ मारने वाले भी 2-3 और भी थे, ठीक। आगे चलते हैं, लीपर्ड, ओस्ट्रिच, पीकॉक, दिस कैन बी कंसर्न बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हम इन सबको बचा सकते हैं अगर हम जागरूकता फैलाएं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सब बनाए गए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं इनको कंजर्व करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। देख लीजिए, तो हमें कुछ ऐसी भूमि, मरुभूमि जिसे कहते हैं ना, और ये आपकी वेटलैंड्स वगैरह जैसे मार्सी लैंड, ये झीलों को भी बचाना होगा। देयर इज़ ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट डिस्टर्ब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। बस सब कुल मिला के ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो आपके नेचुरल वेजिटेशन को भी और वाइल्ड लाइफ को भी डिप्लीशन कर रही हैं, हैबिटेट फॉर मैनी स्पेसीज। देखिए, तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, है ना। तो आप 2 चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, आप एक तो याद रखेंगे 5 जून, है ना, 5 जून इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक। और आप लिखेंगे एक वन महोत्सव, ये लिखा है आपका वन महोत्सव। ये वन महोत्सव क्या है, 1 से 7 जुलाई, है ना, तक मनाया जाता है ये वन महोत्सव वीक, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद सम स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू वर्ड वॉच एंड विजिट। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कैंप्स वगैरह में जाने के लिए, देखने के लिए, विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिसिएट, जिससे कि बच्चे अप्रिसिएट, है ना, प्रभावित हों, और द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज, और सब अलग अलग तरह के जीवों के बारे में बच्चे जान सकें, है ना, अवेयर हों उनके बारे में। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड हैव लॉज, बहुत से देशों ने कानून भी बनाए हैं ऐसे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो इंडिया में भी ये सब चीज़ें बैन है, लेकिन बैन है कहाँ, बात तो यही है ना कि बैन है कहाँ। कानून, कहीं कानून गंदा है तो कहीं कानून को मानने वाले गंदे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं मानता इसको, कोई मान ही नहीं रहा, तब भी पोचिंग हंटिंग होती है, बड़ी मात्रा में ये मारे जाते हैं जंगली जानवर। इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन, ये साइट्स क्या है, ये साइट्स बताऊंगा, अभी नीचे लिखा हुआ है, हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। यानी कि इनका जो ट्रेड है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया। पहले ये इधर से उधर ले जाना, व्यापार होता था इनका, खरीदारी जानवरों की। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी। देखिए भैया, ये तो नैतिक कर्तव्य है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति को इसको बचाना पड़ेगा, इन सबको, है ना, इनका संरक्षण करना पड़ेगा। अपने घर पे छत पे पानी रखिए, दाना डालिए डेली, पक्षी बचेंगे। पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास जगह है तो पेड़ लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तो प्लांटिंग करिए, आप गमलों में लगाइए, लेकिन लगाइए। देख लीजिए साइड में ये कुछ सीन दिए हुए हैं, किसके कुछ एलिफेंट्स हैं, ये चीतल वगैरह है ना, ठीक है। आप देखिए साइट क्या है, ये साइट में बता रहा हूँ, CITES लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म में आप लिख लेंगे, लर्न कर लेंगे ना। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा।
तो फ्लोरा फाउना क्या होता है? फ्लोरा होता है वेजिटेशन और फाउना होता है आपका एनिमल लाइफ, है ना, ठीक। तो और ई फ्लोरा होता है वेजिटेशन लाइफ। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज जो खतरे में हैं, तो ऐसी बहुत सारी स्पेसीज हैं जो खतरे में हैं, यानी कि कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं और कुछ है ना इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि इस विलुप्त हो गए हैं कुछ, और कुछ हैं विलुप्त होने की कगार पे, है ना। तो बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, है ना। रेड पांडा कितना रेयरली मिलता है इंडिया में, रेड पांडा वहाँ पे सिक्किम में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने से मिलेगा, है ना। सफ़ेद और काला पांडा चीन में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बिटवीन कवर इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ स्पेसिमेन, देख लीजिए, वाइल्ड एनिमल्स प्लांट एंड डज नॉट द थ्रेटन देयर सर्वाइवल, यानी कि स्पेसिमेन के तौर पे आप जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रीड है ना आपकी, तो आप यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं दूसरे देश से, आप अपने देश में किसी चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात कि अपने देश में आप क्रोकोडाइल को बचाना चाहते हैं, है ना, और क्रोकोडाइल हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, ज़्यादा बहुत कम रह गए, तो हम जैसे दूसरे देश से क्रोकोडाइल्स ला रहे हैं ना स्पेसिमेन के तौर पे उनकी ब्रीडिंग करने के लिए, तो उसको लाना वो बैन नहीं है ना। वो कानून की नज़र में इन्होंने कहा कि ट्रेड इन स्पेसिमेन और द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन, उससे कोई खतरा नहीं है उनके जीवन को, है ना। रफली 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, इस तरह से बचाए जा रहे हैं ना, इतनी प्रजातियाँ बचाई जा रही हैं, जैसे भालू, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड सैलोज आर सम एग्जांपल्स। देखिए नेचुरल वेजिटेशन नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क होता है एक प्राकृतिक एरिया होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, है ना, वन और मोर इकोसिस्टम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वहाँ के जीव जंतु वहीं पे संरक्षित रहें और अपनी फ्यूचर जनरेशन, है ना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ना। हमारे देश में 400-500 कम से कम नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व में, पहले 14 था अब 18 हो गए। तो बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्ट, जब मतलब 2 या 3 नेचुरल ये आपके मिल जाएं, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, है ना, लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जिनका जहाँ पे जीवों का संरक्षण भी होता है और उनका विकास भी होता है, एक बड़ी एरिया, है ना। नेशनल पार्क, कई नेशनल पार्क मिल जाएं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर फिर इसको मान्यता मिलती है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये इसकी एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, और आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, तो कोई ज़्यादा हार्ड ये नहीं है, है ना। ये आप खुद भी कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चन आंसर ये आपके टीचर्स कराएंगे स्कूल के। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।